औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आज के सियासी दिन का आगाज़ भी ख़ासा अहम रहा, ख़ासा तहलका अंगेज़ रहा और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जबकि आज के सियासी दिन का आगाज़ जो हुआ है वो रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से हुआ है, जहाँ PTI के साबिक रहनुमा, PTI के साबिक वज़रा जो हैं वो पेशी पर आए हैं और मीडिया से जब गुफ्तगू हुई तो साबिक वज़ीर हैं और PTI के साबिक रहनुमा हैं। वैसे तो वो PTI छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से फिर भी PTI के लिए एक नरम गोशा रखा गया है। उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा है कि वापस वो आते हैं जो छोड़ कर गए हों, हम तो कहीं गए ही नहीं हैं। तो लाजमी सी बात है, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं हतुल इम्कान यही दावा किया जा सकता है कि फवाद चौधरी जो हैं वो PTI में वापसी के लिए पर तोल रहे हैं और PTI का नैरेटिव जो है वो एक मरतबा फिर से बामे उरूज पर पहुंच चुका है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा है, वैसे तो वो भी PTI छोड़ चुके हैं, शीरी मज़ारी साहिबा, और PTI के दौरे हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर भी रही हैं। उनकी जानिब से बबंगे तौहल ये कहा गया है कि ऐसा लगता है कि PTI में सभी दहशतगर्द हैं और उनकी जानिब से भी PTI के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है। जबकि अगर कल के सियासी दिन की बात करें तो कल के जो सियासी दिन का आगाज़ हुआ था वो ख़ासा जो है वो शोर शराबे से हुआ था, कौमी असम्बली से हुआ था। और मौलाना फजल रहमान जो कि GUI के सरबराह हैं, उन्होंने कौमी असम्बली से पहली मरतबा ख़िताब किया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अब हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो तबले जंग बजा दिया है और पुराने दोस्तों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने लफ्ज़ी जंग का भी आगाज़ कर दिया है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राहें आपस में जुड़ रही हैं, एक नया मिलाप हो रहा है। और शायद ये कहना गलत ना हो कि मौलाना फजल रहमान ने PTI से अलायंस करके हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अब माहिर कानून है बैरिस्टर अली ताहिर साहब। बैरिस्टर साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो ये कहती है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ फौज से करेंगे और DGI-SI से करेंगे, लेकिन अब तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। आप क्या समझते हैं कि इसे नो लिफ्ट गिरदाना जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहरियार अफरीदी साहब का बयान जो है वो सुना और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनके बयान से डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में इन एनी इवेंट तहरीक इंसाफ का नैरेटिव जो है वो ऐसी बातों से डैमेज होगा, तनकीद का सामना भी पड़ेगा। तो जाहिर है अल्टीमेटली तो वो सियासी जमात जो भी फैसला लेती है और वो फैसला जाहिर है इमरान खान साहब ने लेना है, तो वो अल्टीमेटली तो वही जो है चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कोई मुज़ाकरात की बात होती तो खान साहब जो है वो जेल में नहीं होते, वो बाहर होते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुज़ाकरात एक ही साइड से ख्वाहिश है। मेरा ख्याल ये है कि शायद दूसरी साइड से ख्वाहिश जो है वो ज़्यादा है, स्पेशली 8 फरवरी को जो दिखाया गया है उसके बाद जो एक अपसेट और सरप्राइज हमने देखा है। अगर वो फॉर्म 47 में चेंज ना होता तो आज 2/3 मेजोरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होता। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें ये जो है तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है, जैसे जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया वो नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं। लेकिन इवन अदरवाइज भी सियासी लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक सियासत से ना होना चाहिए और ना किसी सियासी जमात को जो है उनको बीच में लेके आना चाहिए। मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं मौलाना फजल रहमान की किसी बात से एग्री करूंगा, लेकिन जो तकरीर मौलाना फजल रहमान ने की, मैं उस तकरीर से एग्री करते हुए कहता हूं कि थोड़ी सी शर्म जो है वो PDM को आना चाहिए, जिस तरह से वो बैसाखियों पे है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं एंड दैट इज ऑल व्हाट वी नीड। जो भी फैसले होंगे वो कानून के मुताबिक हो जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द वापस होंगे। और ये जाहिर है 5 साल की हुकूमत तो नहीं है, ये एक मिड टर्म इलेक्शन की तरफ हम तेजी से जा रहे हैं। ये हुकूमत कभी इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लेके आ सकती और इनको भी पता है कि हमने फ्रेश इलेक्शन की तरफ ही जाना है और मैक्सिमम मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 1 साल पीछे है। तो इस सिचुएशन में और जो कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन खान साहब ने दिखा दी है, तकरीबन अब 1 साल जेल टर्म को होने वाला है, अभी तक ना उनको मच्छर काटे हैं, ना उनके प्लेटलेट्स लो हुए हैं, ना कमर में दर्द हुआ है, ना कुछ और उन्होंने बहानेबाजी की है।
तो मेरे ख्याल में तो द प्रेशर इज ऑन द अदर साइड, नॉट ऑन द पीटीआई, और तेजी से हम नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और पीटीआई कंटेन नहीं हो पा रही। अच्छा, दो अहम रहनुमा जो पीटीआई के साबिक रहनुमा थे, वैसे तो वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, फवाद चौधरी साहब और मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा, उनकी जानिब से कहीं ना कहीं नरम गोशा रखा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो क्या आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों रहनुमाओं को ओन करेगी? देखिए, इसके मैं आपको दो जवाब दे सकता हूँ। पहला जवाब तो ये है, पर्सनली मेरी राय के अंदर जो लोग छोड़ गए उनको वापस नहीं आना चाहिए। हमने देखा किस तरह यास्मीन राशिद ने जेलें काटी, किस तरह तैयबा राजा ने जेल काटी, जिस तरह सनम जावेद ने जेल काटी, महमूद रशीद ने जेल काटी, और खास तौर पर सिर्फ ये नहीं कि ये सेकंड टियर लीडरशिप ने जेलें काटी, मगर जो सेकंड टियर टॉप लीडरशिप थी, शाह महमूद कुरैशी साहब, अलीम आदिल शेख साहब, वो भी जेलों में रहे। खान साहब खुद भी जेल के अंदर है। तो मेरे तो ख्याल में किसी भी भगोरे को वापस नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने खुद बहुत सी चीजें फेस की अपनी जिंदगी की। पहली एफआईआर जो मैं कभी तस्वुर ही नहीं किया था कि मेरे जैसे, तो मैं एक प्रैक्टिस करने वाला प्रोफेशनल वकील हूँ, हो सकती है, मगर मेरे ऊपर भी एक कोई उन्होंने प्रोटेस्ट की एफआईआर की जिसमें मेरा नाम आया, मेरी भी गाड़ी टूटी। तो जो लोग भाग गए, मैं तो उनको वापस लेने के हक में नहीं हूँ। लेकिन इसका दूसरा जवाब ये है कि जो भी फाइनल फैसला होगा अल्टीमेटली वो खान साहब का होगा। अब जो भी, जाहिर है, ही इज द कोर ऑफ द पार्टी, और जो फैसला वो करेंगे वही होगा। तो अगर खान साहब ने वेलकम कर दिया पार्टी में वापस, तो जाहिर है ये लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने जो है ये बड़े दबंग अंदाज में कहा है, क्योंकि आजकल जो है अपोजिशन को अगर देखा जाए या दीगर वो रहनुमा जो पीटीआई छोड़ चुके हैं, ख़ासा जो है वो दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे हैं और दबंग अंदाज में मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि पीटीआई में वापसी तो उनकी होगी जो छोड़ कर गए हैं, हम तो छोड़ कर ही नहीं गए। तो पीटीआई ओन करती है फवाद चौधरी साहब को? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अब जाहिर है किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो दुनिया के सामने बैठे रहे, मुंह नीचा करके, मुंह छुपा के, शर्म में नजर से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तो अब जब एक मुश्किल वक्त में टूट गए, तो ये निदामत अब इस वक्त क्यों, मैं तो किसी सूरत नहीं समझता। इस वक्त तो पार्टी में उनकी कोई पोजीशन, कोई हैसियत नहीं है। हाँ, खान साहब का फाइनल फैसला होगा। अगर वो खान साहब के फैसले के बाद पार्टी में वापस आते हैं तो जाहिर है वो पार्टी में वापस आएंगे। अलबत्ता मैं किसी भी ऐसे बंदे को जो मुश्किल वक्त में भागा हो, मैं नहीं समझता कि उसको दूसरा मौका देना चाहिए। अच्छा, एक और बैरिस्टर साहब, एक अहम मसला ये है कि वैसे तो सियासत करने का सबका हक है, लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होल सोल अगर सियासत देखी जाए तो वो वकला बरादरी के गिर्द घूम रही है। तो आप क्या समझते हैं कि वकला को चाहिए कि वो मतलब कि जिस तरीके से उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर कर लिया है, चाहे वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हों या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हो, आप क्या समझते हैं इनकी जगह वही लीडरशिप होनी चाहिए थी जो तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है, या फिर जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी संभाली है उनको ही पार्टी चलाने का मौका दिया जाए? मैं तो समझता हूँ मुश्किल वक्त वाले जो हैं, जो 9 मई के बाद खास तौर में आए हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ, तो शायद मैं अपना ही वो एक जो है अपने फेवर स्टेटमेंट शायद दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तो राइट उनका बनता है। और मैंने कभी किसी को ये कहते हुए तो नहीं सुना कि पाकिस्तान को जो है वो वकीलों ने हाईजैक कर लिया था। हालांकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील थे, लियाकत अली खान साहब भी वकील थे, इलामा इकबाल भी वकील थे। तो ये तो शुरू से एक है कि वकील जो है वो पॉलिटिकल पोजीशंस पे आते हैं। यूके के तकरीबन 17 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लिंकन जिनके ग्रेजुएट थे, वकील थे। अमेरिका के बेशतर सदर जो हैं वो वकील रहे हैं, उनके फाउंडिंग फादर्स जो हैं वो वकील थे। नेहरू, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर में नेहरू जो है वो वकील था। तो ये तो वकील तो पॉलिटिकल पोजीशंस पे आते हैं, इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई हैरानगी की बात है। लेकिन सर अवामी हलकों से बेशक आवाज उठती है। जी, मेरे ख्याल में जो असल जो चेंज आया है वो ये आया है कि आपका मिडिल क्लास जो आदमी है, जो आपकी अंडर 19 टीम है, पीटीआई ने मेरे जैसे लोगों को जो अंडर 19 टीम थी उनको खिलाया है, और वो अंडर 19 टीम ने इस तरह धोखे मारा है कि शायद इस बात की जेलसी है जिसकी वजह से ये तनकीद पीटीआई पे होती है, वरना अदरवाइज जो लोग मुश्किल वक्त में आए हैं उन्हीं को पार्टी चलानी चाहिए।
अच्छा, बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या बैकडोर पे क्या खुफिया कोई मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक पॉजिटिव साइन दे दिया है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, आप बुलाएंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, कोई बैकडोर मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं? नहीं जी, मैं नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मेरी कॉग्निजेंस में भी नहीं है, और मेरे ख्याल में इस तरह का बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो होने भी नहीं चाहिए, अनलेस वो दो चीजों पे हों। एक ये कि खान साहब की रिहाई हो, दूसरा ये हो कि ये जो मिलिट्री ट्रायल्स कर रहे हैं ये खत्म करें, और तीसरा ये हो कि हम जो पीटीआई से जो सीटें छीनी गई हैं वो उनको वापस की जाएं, या फिर अदरवाइज एक नए इलेक्शन में जाया जाए। अच्छा सर, इन्होंने भी अपना बयानिया खासा तब्दील किया है, और जिस तरीके से एक सियासत ने एक नया रुख ले लिया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था कि पहले 180 मिलियन दें और फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो सर अब वो नैरेटिव चेंज हो चुका है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और भी दीगर अहम जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी मुज़ाकरात का कहा जा रहा है। तो सर क्या कहीं से पैगाम वगैरह भिजवाया गया है कि हाथ हौला रखा जाए? देखिए, राना साहब तो किसी सूरत में इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो किसी को मुज़ाकरात की दावत दें। वो तो खुद बेचारे तपे बैठे हैं, गर्म तवे पे बैठे हैं कि उनकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मोहसिन नकवी को चली गई है, और बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है राना सनाउल्लाह को। तो राना सनाउल्लाह तो किसी पोजीशन में नहीं है, वो तो 8 बजे रात को एक टॉक शो में आए और 2-4 बातें की और चले गए। मैं तो उनकी किसी मुज़ाकरात की बात को तो मैं सीरियसली नहीं लेता। ही इज नॉट इवन अ स्टेक होल्डर राइट। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं, मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम है ना मौशी इस्तेहकाम है, क्या असल मसला तर्ज हुक्मरानी का है? मैं सॉरी, आपका सवाल नहीं सुन सका। बैरिस्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कि मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम नज़र आता है, ना मौशी इस्तेहकाम कहीं से नज़र आता है। खाली खुली दावे और वादे तो बहुत होते हैं। तो क्या असल मसला इस मुल्क में तर्ज हुक्मरानी का है? जी बिल्कुल, ये तो एक स्टोरी हमारी है 1947 से हमारे सामने है। जिसका जो काम नहीं होता वो आदमी वो काम करने चल पड़ता है। कभी कोई चीफ जस्टिस डैम फंड बनाते हैं, कभी कोई चीफ जस्टिस कोरोना पे नोटिस लेते हैं, कभी कोई फौजी शौक से मार्शल लॉ लगा लेते हैं, कभी कोई फौजी जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज में घुस जाते हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। तो जिसका कोई काम नहीं है वो इस मुल्क में करता है। तो जाहिर है गवर्नेंस के ही इश्यूज हैं, वरना अदरवाइज पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? दुनिया के सक्सेसफुल ममालिक में जो कंपोनेंट्स होते हैं पाकिस्तान के पास वो हर चीज मौजूद है, मगर हम जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि एक डॉलर के लिए हमें रोना पड़ता है वेस्टर्न पावर्स के आगे, IMF के आगे। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये हमारी अपनी करनी है। अच्छा बैरिस्टर साहब, कहा यह जाता है कि हम भी शुरू से देखते आ रहे हैं और बड़ों से भी यही सुन रखा है कि अगर मुनसिफ जो है वो हक व सच पर मबनी फ़ैसले देगा तो फिर इस मुल्क में जो है वो निज़ाम इंसाफ का बोलबाला होगा। तो आप क्या समझते हैं, असली मुनसिफ कब आएंगे, और जो अभी मौजूदा मुनसिफ हैं उनके बारे में क्या लबकुशाई करेंगे? देखिए, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 6 जजों का लेटर जुबान ज़द आम है। आज प्रोसीडिंग भी सुप्रीम कोर्ट की चली और आपने देख लिया जी कि कितनी डिवीजन है। मैं आपने जिन अल्फाज में सवाल पूछा है, इन्हीं सवाल में मैं जवाब दे देता हूँ। किसी भी मुनसिफ को 3 साल की जो है एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। हर मुनसिफ को इसी तरह फैसले करने चाहिए जैसे जस्टिस बाबर सतार कर रहे हैं, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर कर रहे हैं। मुनसिफ के फैसले जो हैं वो सामने नजर आ जाते हैं कि वो ब्लैक में है, व्हाइट में है या ग्रे में है। और मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बड़ी ज़रूरत है। मगर अगर किसी को रिलीफ ऐसे देनी हो कि वो अभी यहाँ पे आए भी नहीं और बायोमेट्रिक मशीनें एयरपोर्ट पहुंच जाए ताकि उसको एक कन्विक्टेड जुर्म में उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, तो मस्ट बी समथिंग एल्स। बट मेरे ख्याल में तो मुनसिफ इंशाल्लाह आएंगे और ये 6 जजों का जो लेटर है इसी की वजह से आएंगे। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने एक मशवरा दिया है कि तमाम जो है अरकान कौमी असम्बली जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, तो क्या सर क्या ऐसा कोई स्टैंस ले सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? साहब की एक बात तो ठीक है ना, वो बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि ऐसी सीटें लेने का और KP में ऐसी गवर्नमेंट लेने का क्या फायदा है अगर हमारे लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स जारी हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं,
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो एक स्टे ऑर्डर के ऊपर मिलिट्री ट्रायल्स जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मेडलिंग मौजूद है और जजेस खुद कह रहे हैं कि मेडलिंग हो रही है। खान साहब जो है वो जेल में बैठे हुए हैं। तो ऐसी सीटें और ऐसी हुकूमत लेने का क्या फायदा है? ये जो इतनी स्ट्रगल की है ये इस वजह से तो नहीं की कि 4 लोग अपनी पोजीशन एंजॉय करें। तो मेरे ख्याल में अगर तो कोई हल जो है वो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स की तरफ जाता है, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए और ये जो मैंडेट चोरी करने वालों के मुंह पे एक झापड़ मारना चाहिए और दोबारा स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए। वरना क्योंकि अगर इस तरह से जो है वो एंड्स मीट नहीं होते तो ये तो मीन्स हैं, असल तो एंड्स को अचीव करना है। अगर इस तरह से एंड्स अचीव नहीं होते तो फिर एंड्स सड़कों पे अचीव होंगे और फिर बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम खबर की खबर के लिए अपना वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी मरकज़ की सियासत की, सियासी बौछार की, सियासी रस्साकशी की। अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हम शहर सिंध और बिलखुसूस शहर कराची को पसे पुश नहीं रख सकते। यहाँ सबसे अहम मसला दहशत गर्दी सर उठा रही है। रहजन आज़ाद हैं, डकैत आज़ाद हैं। और अगर बात की जाए शहरी सिंध की तो यहाँ पे चोरी डकैतियों का जो वायरस है वो इस वक्त जो है वो बामे उरूज पर है। जबकि अगर अंदरूने सिंध की बात की जाए तो वहाँ कच्चे के डाकू जो है वो लोगों को सादे गोलियों का निशाना बना रहे हैं। किडनैपिंग्स का भी सिलसिला जारी है। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से हमने टेलीफोन लाइन पर इस वक्त लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ग़ुलाम मोहम्मद थीम साहब को। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सो मच भाईजान। सर, एक जानिब जो है वो देखा जा रहा है कि मरकज़ की सियासत जो है उसमें आए रोज़ एक अहम डेवलपमेंट्स आ रही हैं। और आज जैसा कि आज के सियासी दिन का आगाज़ हुआ था रावलपिंडी के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से, PTI छोड़ के जाने वाले जो हैं आज भी PTI के हक़ में बयान दे रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सिंध और बिलखुसूस शहर कराची की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी जो बीमारी है और सबसे अहम जो मसला है वो स्ट्रीट क्राइम का मसला है। सर, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं, मैं चाहता हूं कि आपसे जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। भाईजान, ऐसा है कि ऑब्वियसली एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे सिंध में है, पूरे पाकिस्तान में है। जहां तक कराची का ताल्लुक है, ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला आज से नहीं कई दहाइयों से है, लेकिन उस पर सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा कंट्रोल किया। लेकिन अभी कुछ कुव्वतें जो है ना वो दोबारा उसको अमन अमान ख़राब करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। लेकिन उसके पे सिंध गवर्नमेंट और बिलखुसूस हमारी सिंध पुलिस वो बहुत काम कर रही है और उसमें हमारे बहुत से जो सिंध पुलिस के मुहाफिज शहीद भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं। आपने जैसे जिक्र किया कच्चे में हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे DSP रैंक के ऑफिसर्स, SHO रैंक के ऑफिसर्स, सिपाही, बहुत से लोग शहीद हुए हैं। तो एक चीज़ है उस पर गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उस पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ज़ियाद अंजार साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध, इन दोनों की जो है ना वो एक स्ट्रेटजी है। IG सिंध भी इस पे जो काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस पे कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, रवा साल के 4 माह में 60 अफराद को जो है वो डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया या साले गोलियों का निशाना बना दिया गया। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए या पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 15 अफराद। सर, शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, आप इस वक्त जो हो IG सिंध है वो भी सिंध हुकूमत का मनपसंद IG लगाया गया है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सर, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो हर 2 दिन में एक शख्स की लाश गिरती है इस शहर में। तो सर, इसकी रोकथाम के लिए और रहजनों की सरकूबी के लिए सर क्या इक़दाम हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए भाईजान, मनपसंद नहीं है ऑफिसर उनकी जो है वो कॉम्पिटेंसी और उनकी एलिजिबिलिटी की बुनियाद पर उनको नहीं सर, हॉट फेवरेट थे, मैंने उस सेंस में मनपसंद कहा। जी देखिए, मेरी एक होता है ऑफिसर कॉम्पिटेंट और दूसरा देखा जाता है कि किसका जो है ना वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है। नहीं सर, काबिल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, तो जो गुलाम नबी मेमन साहब हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ। वो यहाँ पे उन्होंने सर्व किया है बहुत सा अरसा एज SSP, एज ए फिर DIG और अब IG। और उनका प्रीवियस भी देखें ना आप, जो उनका पिछला टेन्योर था उसमें बहुत बेहतरी थी कराची के अंदर। ये अभी जो एक इंटरम गवर्नमेंट आई थी, उनमें जो नए IG साहब आए थे, उनके दौर में ये दोबारा से स्ट्रीट क्राइम और ये चीजें हुई, तो वो इंशाल्लाह ताला अभी नए अपना AIG कराची भी इंशाल्लाह अपॉइंट हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो आप देखेंगे, मैंने आपको जैसे पहले भी अर्ज किया कि इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसमें वाज़ेह कमी आ जाएगी। अच्छा सर, एक और अहम इशू है, तवज्जो तलब है, और मैं चाह रहा था कि आज इस हवाले से भी बात हो जाए। सर, मखदूश इमारतें और उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इमारतें शहर में खाली नहीं करवाई जा रही। कुल मिला के अगर उनकी तादाद देखी जाए, जब तक इमारतें मखदूश हैं और ख़ाली नहीं हुई, तो उनकी तादाद है 556। देखें, ऐसे है कि इमारतों को नोटिस सर्व कर देती है सिंध गवर्नमेंट क्या, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, या जो KMC के उसमें आती हैं। इशू ये है कि वहाँ जो लोग हैं वो फिर कोर्ट से उसका स्टे लेके आ जाते हैं, तो कोर्ट के स्टे की वजह से फिर मुश्किलात पेश आती हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कि उनको एविकेट कराया जाए। और ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट जो है ना वो ज़बरदस्ती या उस पर तो वो नहीं करवा सकती चीज़ें। लेकिन सर, अगर स्टे का मामला अपनी जगह, वो तो खैर एक आइनी और कानूनी मामला हो जाता है, अदालती मामला हो जाता है। लेकिन सर, अगर इसके बावजूद देखा जाए, अगर कोई मुतबादिल रिहाइशगाह फराहम कर दी जाए उस टाइम तक, जब तक जो है वो अपनी इमारतों को जो है वो सही से प्लस्तर नहीं करवा लेते या उनको जो है उस तरीके से मजबूत और तवाना नहीं कर देते, तो सर पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो इस हवाले से क्यों इक़दाम नहीं करती कि अगर मुतबादिल रिहाइशगाह उनको फराहम कर दी जाए कुछ अरसे के लिए? देखें भाईजान, ऐसा है कि ऑब्वियसली अब इतना बड़े स्पेस या लिविंग स्पेस नहीं है कराची के अंदर कि लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। जैसे कोविड के दिनों में या बारिशों में, सैलाब में स्कूल खाली करवा के लोगों को अकोमोडेट किया गया था, फिर उनको वापस भेज दिया गया। अब वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट आप देखें कि उनको घर बनवा के वहीं पे ही दे रही है, उनके इलाकों में, उनके शहरों में। अब इशू ये है कि यहाँ पे इसी कोई स्पेस है नहीं कि लोगों को, पहले कोविड में आपने देखा कि लेबर कॉलोनीज को खाली करवाया गया, लेकिन अब वो लेबर, क्योंकि उस वक्त वो अभी नई नई बनी थी और लोग शिफ्ट नहीं हुए थे, उन लेबर कॉलोनीज में भी अब लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो ये यानी बड़े लेवल पे लोगों की इतनी बड़ी शिफ्टिंग टेम्पररी बेसिस पे करवाना, फिर उनको वापस करना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो मेरे ख्याल में काम है। तो इशू ये है कि जो बिल्कुल ज़बून हाल है उनको तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपने एविकेट करवा के उनको तोड़ना पड़ेगा। जो जिसको मरम्मत की जरूरत है, लेकिन लोग देखें ना वो एविकेट नहीं करते अपना घर, वो क्या करते हैं, जाके कोर्ट से स्टे ले आते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि उनको वहां से उठाया जाए। आपने देखे अभी रिसेंटली वो हुआ था 2 साल पहले नेस्ला टावर वाला इशू, वो अभी कोर्ट में, फिर कोर्ट से स्टे, उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा कि इनको जो है ना खाली करवाएं। वो बेचारा अभी उनके पैसों के लिए भी अभी कोर्ट ने देखें, अभी 3 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब आए, फिर उन्होंने उसका दिया कि इनको पैसे दिए जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाले के मुतासरीन के हवाले से भी सेम फैसला दिया गया है। जी देखें, लियारी, जैसे मैं आपको बताऊं, लियारी एक्सप्रेस वे, उसके मुतासरीन को वहाँ पे तेसर टाउन और वहाँ पे शिफ्ट किया गया था उस ज़माने। लेकिन सर नस्ला टावर का जहाँ तक मामला है, तो वो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है मुआवजा दिया जाएगा, शायद तय तो ये हुआ था। जी 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 वो अभी उसको प्लॉट को सेल करके, क्योंकि उसका जो बिल्डर था उसकी शायद डेथ हो गई है, तो वो गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप इसको नीलाम करके और लोगों को पैसे दें। सही। अच्छा सर, इक़दामात नज़र आ रहे हैं, और गुजर नाला, औरंगी नाला या महमूदाबाद नाला, इनके जो मुतासरीन हैं उनको प्लॉट्स भी मिले हैं और अब कंस्ट्रक्शन के लिए उनको पैसे भी मिलेंगे, जो कि आई थिंक शायद 10 लाख रुपए की कोई रकम है। जी 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 तो अच्छी बात है सर, इक़दामात हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से इक़दामात हो रहे हैं। लेकिन सर जो सबसे अहम जो इशू है वो स्ट्रीट क्राइम का इशू है सर। जैसे और दीगर शोबों में इक़दामात होते दिखाई देते हैं। मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में आपको इसमें कमी नजर आएगी। सर लोगों को, आप लोगों से उम्मीदें हैं सिंध की आवाम को? जी जी, लोगों को भाईजान उम्मीदें हैं, तभी तो उन्होंने हमें 2013 के मुकाबले में 18 में ज्यादा मैंडेट दिया, और 18 के बाद अभी 24 में उन्होंने हमें ज्यादा मैंडेट दिया।
पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ है, तो ये लोगों की ऑब्वियसली हमें उम्मीदें हैं और उन्होंने हमारा काम देखा है, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को पीपल्स पार्टी मायूस नहीं करेगी। कराची से लेके कश्मीर तक लोगों के हकूक के जामिन भी पीपल्स पार्टी है, लोगों की मुहाफिज भी पीपल्स पार्टी है। आप देखें पहले पीपल्स पार्टी पे जो है वो तनकीद की जाती थी कि कराची में या पूरे सिंध में सर एक बहुत भारी मैंडेट दिया है और खुसूसी तौर पे कराची की आवाम ने भी, और लोकल बॉडीज में जो है वो आपका मेयर है, आपका डिप्टी मेयर है। आपने हमारे देखा होगा कि मेयर साहब बड़े कॉम्पिटेंट इंसान है, वो दिन रात लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपने उनको बैठे हुए नहीं जी, मुतहरिक तो हैं। देखिए मेयर साहब की मेहनत और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हमें एमपी एमएनए की सीट ज्यादा मिली। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हमने एमएनए की सीट पहली दफा जीती। उसके अलावा क्या माड़ी से, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से, बहुत सी जगहों से पीपल्स पार्टी ने सीटें निकाली, और इवन जहाँ पे हमारे 2-2 हज़ार वोट होते थे वहां पे हमारे सर कैंट की सीट भी देखिए, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ने, हमारे कैंडिडेट हैदर उमरानी ने 15,000 वोट उठाए। तो ये पहली दफा लोगों ने, देखिए गुलिस्तान जौहर में गुलशन इकबाल के लोगों ने हमें पे ट्रस्ट किया है और उनको डिलीवर हो रहा है। सर बिल्कुल, ये तो बात सही है, और कराची के अवाम का भी बयान यही था कि देखें ना, आप देखें ट्रांसपोर्ट का नक्शा पीपल्स पार्टी ने कराची का बदल दिया। आपको पहले टूटी फूटी बसें रोडों पे नजर आती थी, अब आपको पिंक बस, रेड बस, आपको इलेक्ट्रिक बसेस। बस सर, मुतालबा तो हम भी यही करते हैं आपसे और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से कि तादाद भी उनकी बढ़ा दी जाए। बेहतरी की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पार्टी कभी उनको मायूस नहीं करेगी। अच्छा सर, अगर मरकज़ की सियासत की बात कर ली जाए, हमने कराची की डायनेमिक्स के ऊपर तो बात की, सर क्या समझते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मौशी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी रस्साकशी का जो वक्त है इसमें देखे ना, जब तक टॉप लीडरशिप में मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सही सर, आपकी बात जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है और मैं मानता हूँ, तस्लीम भी करता हूँ, लेकिन सर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तो गिरेबां हैं रोज़ अव्वल से। इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है, या फिर पीपल्स पार्टी जो है वो चुप साध के ही बैठी रहेगी और सियासी रस्साकशी को जो है वो ऐसी चलने देगी? देखें, अगर पीटीआई की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल में जो है ना वो एक, क्योंकि असल में ना उनका जो लीडर है वो, सॉरी टू से, वो एक पॉलिटिकल जो है ना वो डफर इंसान है। क्योंकि देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने उनको ऑफर की कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको ऑन कंडीशन सपोर्ट करते हैं। अगर उनमें इतना वो था तो वो हुकूमत बनाते आते और उस वक्त उनको रिलीफ भी मिल जाता, उनकी चीजें भी, हालात भी बेहतर होते। जब उन्होंने हुकूमत नहीं खुद से बनाई तो पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अब एक उसको डेडलॉक तो नहीं करवाना था, पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सपोर्ट कर दी जी। अभी भी देखें, अगर चलो आप अपोजिशन में बैठ गए हो तो आप एक पॉलिसी और एक आप जो है ना इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें। अब अभी परसों जो उनके जिस पार्टी में वो सारे हैं, वो मैं उनके उसका सुन रहा था, चेयरमैन जो है, हाँ, उन्होंने मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया असेंबलियों से। देखें ना, अब देखें, आप इलेक्शन लड़के आए हो, आप एक सूबे में हुकूमत कर रहे हो, इस्तीफा की बात कर रहे हो, हम दोबारा इस्तीफा दे के जाएं, फिर यार ये कितने अरब, मुझे बताएं, इनकी तकरीबन कोई 80 सीटें हैं। सर ये तो वही वाली बात हो गई कि हम जीत जाएं तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर था, और हम हार जाएं तो जो है वो धांधली ज़्यादा था, री इलेक्शन करवाया जाए। देखें, आप फिर से अरबों रुपए का बोझ डालो पाकिस्तान के अवाम पे दोबारा इलेक्शन करवाने का। और भाई आप है ना, एक आपका लीडर है, वो एक केसेस हैं उस पे। देखें, पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ अली जरदारी साहब जी, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, हमारे बहुत से मिनिस्टर्स लास्ट गवर्नमेंट में अरेस्ट हुए, इमरान खान की गवर्नमेंट में। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम जो है इस्तीफा देते हैं, हम हुकूमतें नहीं चलने देंगे। उन्होंने कोर्ट से, देखे ना, उन्होंने कोर्ट से रिलीज मिला। आसिफ अली जरदारी को हमेशा उन्होंने कोर्ट से सुरखरू होके बाइज्जत बरी होके आए हैं। अदी फरियाल टालपुर वो कोर्ट से, आप भाईजान कोर्ट में देखे ना, खान साहब के केसेस में आप देखे ना, आपको 2 केसेस में पहले मिल गया ना रिलीफ। आप सब्र करें,
हाँ, ये तो है। ये कहते हैं कि हम नहीं तो चलें, कोई- ये इसमें ये तो सबसे बड़ी आप लोगों की जीत है कि कम से कम पीपल्स पार्टी का एक बयानिया है। नून लीग की तरह जो है हर रहनुमा उठ के सुबह सवेरे ही एक अलग बयान नहीं देता, एक अलग महाज नहीं खड़ा करता। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि मौलाना और पीटीआई के दरमियान जो है जो मिलाप और जो मिलन हो रहा है, आपको क्या लगता है ये दोनों जो है मुश्तरका एहतजाज की जानिब बढ़ रहे हैं? नहीं भाईजान, ये जो है ना वो ये शादी नहीं चलेगी। अच्छा। क्योंकि ये जो है ना वो नहीं है, इनका मामलात नहीं बैठ सकेंगे क्योंकि उनकी एक अलग सोच है, पीटीआई की एक अलग सोच है। और मौलाना साहब बड़े सेंसिबल आदमी हैं और मौलाना साहब ने भी जज्बात में और उसमें कह तो दिया है, लेकिन असल में मौलाना साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी सीटें बनती थी केपी से और वो सीटें जीती है पीटीआई ने। ना वो सिंध से पहले कभी जीते थे, ना पहले पंजाब से जीते थे, बलूचिस्तान से जितनी वो पहले जीतते थे। सर, इसी टेन्योर में दो मर्तबा जो है वो मिलन और मिलाप होता हुआ देखा है, लेकिन दोनों मर्तबा मिलन और मिलाप जो है मौलाना साहब भाईजान खुद जो एमएनए बना है वो खुद बलूचिस्तान से एमएनए मौलाना फजल रहमान साहब, वो खुद केपी से नहीं है। तो उन पे डाका अगर डला होगा तो केपी में डला है। वो एहतजाज करें या जो भी करें वो पहले केपी के लिए। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप एक लाइन में जो है मुल्क में जो सियासी रस्साकशी का जो दौर है जो चल निकला है, मैं चाहता हूँ कि आप एक लाइन में जो है सियासी अकाबरीन से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? भाईजान बस सियासी जो अकाबरीन है, जो पॉलिटिकल मैंने जब पहले कहा कि मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। सही। और जो आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है ना, पाकिस्तान खपेगा, उनको सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, फिर अपनी पॉलिटिक्स का सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब। सर, आपने प्रोग्राम खबर के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब पहुँचा। अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।